नमस्ते, स्टोरी विद फैमिली चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। सुबह सुबह आरती को चुपचाप बैठे देख सूरज ने उसे टोक दिया। किस सोच में डूबी हो? मेरे बर्थडे को लेकर दिमाग में कोई प्लान चल रहा है क्या? आरती ने उड़ती सी नजर उस पर डालते हुए कहा, नहीं, आज बर्थडे बॉय से कुछ मांगने का मन है। नाराज न हो तो कुछ कहूं, एक नहीं 1000 कहो, बस उन बातों में दीदी का जिक्र नहीं होनी चाहिए। सूरज के लहजे में सहसा तलखी और ठंडापन भांपकर आरती हैरान हो गई। कैसे जान गया सूरज कि वह संध्या दीदी के बारे में ही बात करने वाली है? क्या तुम उन्हें कभी नहीं माफ करोगे? आरती ने टोह लेनी चाहिए। नहीं, कभी नहीं। और हाँ, तैयार हो जाओ, आज तुम्हें मम्मी के यहाँ छोड़ना है। रक्षाबंधन में मुझे मेरे मायके छोड़ने का ध्यान रहता है तुम्हें, पर आज के दिन कोई तुम्हारा भी इंतजार करता होगा, यह याद नहीं रहता? ऑफ हो। फिर वही बात, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इस घर में दीदी का प्रवेश और जिक्र वर्जित है। उनसे जुड़ी हमारी संवेदनाएं कब की मर चुकी हैं। तुम्हें यह समझ में क्यों नहीं आता? सालों हो गए, न कभी माँ ने न पिताजी ने उनकी कोई बात की, फिर तुम क्यों इस नियम को तोड़ रही हो? तो क्या विरासत में मिले इसी नियम का पालन हमेशा किया जाएगा? हमारे बच्चे अपनी बुआ के विषय में पूछेंगे तो क्या उन्हें भी इस नियम का वास्ता दिया जाएगा? हाँ, बोल देना, उनकी बुआ मर। सूरज, प्लीज चुप हो जाओ। आरती के विचलित स्वर पर उसने खुद पर नियंत्रण किया। उसकी गर्भावस्था का ध्यान करके वह मौन हो गया और अपने कमरे में चला आया। उसे खीज हो आई थी कि क्यों उसका बर्थडे रक्षाबंधन के दिन पड़ गया। दीदी के प्रति नफरत सालों से खाद पानी पाकर अपनी जड़ें मजबूती से मन में जमा चुकी थी। उसे उखाड़ फेंकने के लिए आत्मबल वह कहाँ से लाए? विवाह के बाद ही उसने बड़ी बहन से जुड़े अवांछित प्रसंग आरती से साझा करते हुए उसे समझा दिया था कि संध्या दीदी का इस घर में कोई अस्तित्व नहीं है। उनका जिक्र करके वह पिताजी के जख्मों को कुरेदने का प्रयास न करे। पर जब से पिताजी इस दुनिया से गए हैं, आरती गाहे बगाहे दीदी को इस घर से जोड़ने का मौका ढूंढती ही रहती है। वह क्या जाने उस अतीत की भयानकता को जिसे उसने और उसके माता पिता ने भोगा है। आज न चाहते हुए भी अतीत के पन्ने एक एक करके फिर से खुलने लगे। कितना चाहा कि इन पन्नों को फाड़ कर फेंक दे, पर जो पन्ने क्षोभ, गुस्से और बदले की मजबूत गोंद से ऐसे जुड़े हैं, वो भला फटें कैसे? अतीत के पन्ने आंखों के सामने फड़फड़ाने लगे थे। उसमें और दीदी की उम्र में लगभग 11-12 साल का अंतर था। माँ पिताजी के साथ संध्या दीदी से भी खूब दुलार मिला। दीदी की बैंक में नौकरी लगे 2 साल हो गए थे। पिताजी ने दीदी के लिए एक लड़का ढूंढा। जब उनसे रजामंदी मांगी गई, तब उन्होंने अपने ऑफिस सहकर्मी से प्रेम हो जाने की बात बताई। विजातीय लड़के से दीदी का प्रेम होना पिताजी के लिए डूब मरने वाली बात थी। भारी विरोध हुआ। मान सम्मान के लिए पिताजी ने दीदी के सामने हाथ तक जोड़े। आखिरकार दीदी ने हार मान ली और पिताजी की पसंद के लड़के से शादी करने को राजी हो गईं। बारात आ गई, जयमाला भी पड़ गया। फेरों का समय आया तो दीदी 2 फेरों के बाद ही जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। सब घबरा गए। पिताजी तो दीदी को गोद में उठाकर बचे हुए फेरे दिलाने के पक्ष में थे, पर दूल्हा नहीं माना। मुंह पर पानी के छींटे दिए गए और बेहोशी में जब वह लोकेश की टेर लगा बैठी तो माँ पिताजी की तो काटो तो खून नहीं वाली दशा हो गई। ये लोकेश कौन है? दूल्हे के प्रश्न पर पिताजी को जैसे लकवा मार गया। कौन है भई ये लोकेश? आसपास से सुगबुगाहट आई तो पिताजी ने दीदी को थप्पड़ मारकर होश में लाने का प्रयास किया। अर्धमूर्छित अवस्था से चेतना की ओर आती दीदी यकायक बिलक पड़ी। ये शादी नहीं करूंगी, लोकेश मर जाएगा और साथ में मैं भी मर जाऊंगी। थकान से झूलती दीदी लंबी लंबी सांसें लेकर बड़बड़ाने लगी। बारात में आए लोगों के कान खड़े हुए और उनके थोड़े से प्रश्नों पर पिताजी टूट गए। आंखों देखी मक्खी निगलने के लिए वर पक्ष के लोग तैयार नहीं हुए। रिश्तेदारों के सामने सच्चाई के खुलने से वह अपनी मिट्टी पलीद नहीं होने देना चाहते थे, सो सच्चाई छिपाने और शादी में हुए खर्चे के मुआवजे को लेकर बारात लौट गई। रिश्तेदारों में अप्रत्याशित घटे घटनाक्रम को देखकर खासी चर्चा थी। समझदार मित्रों और हितैषियों ने पिताजी को समझाया, राजेंद्र, मौके की नजाकत समझो। लड़की जिसे चाहती है उससे ब्याहने के अलावा कोई चारा नहीं है। माँ का रो रो कर बुरा हाल था। संध्या दीदी भी जार जार रो रही थी और वह माँ पिताजी और दीदी की दशा से व्यथित रिश्तेदारों के उपहास से विचलित एक कोने में खड़ेढ़ा थरथर कांप रहा था। सहसा पिताजी खड़े हुए और जोर से बोले, लोकेश को तुरंत बुलाओ।
दीदी की सहेलियों की मदद से लोकेश से संपर्क साधा गया। बड़े मामा तुरंत गाड़ी लेकर निकल पड़े और जब लोकेश को लेकर लौटे तो वह पिताजी के सामने सिर झुकाए खड़ा हो गया। तुम्हें अभी के अभी संध्या से शादी करनी होगी। यह सुनते ही वहां उत्साह का संचार हुआ। मंत्र पढ़े जाने लगे तो दीदी के होंठों पर कांपती कुछ भयमिश्रित सी मुस्कान आई। मां तो जहां की तहां ही बैठी रही। चाची, बुआ व मामी सब के सब बिना एक शब्द मुंह से निकाले शादी की रस्में निभाती रहीं। लोकेश और संध्या के अप्रत्याशित गठबंधन की खबर लोकेश के घर पहुंची तो उसके परिवार के लोग भी आधे अधूरे विवाह समारोह में शामिल हुए। अजब सा मौन पसरा था। सुबह के लोकाचार को छोड़कर सीधे विदाई की तैयारी शुरू हो गई। लोकेश का एक दोस्त टैक्सी ले आया। दीदी सबसे गले मिलकर आंगन से दरवाजे की ओर बढ़ी तो सहसा पिताजी का ऊंचा स्वर पूरे आंगन में गूंजा, ठहरो। और दीदी वहीं बुत की तरह ठहर गईं। सबकी नजरें पिताजी पर जम गईं। पिताजी की आंखों से आक्रोश के गोले फूट रहे थे। भावभंगिमा सहसा विकृत सी होती चली गई। मैंने अपनी पुत्री के लिए जो भी गहने कपड़े बनवाए थे वे सब उसे सौंपने के बाद यह घोषणा करता हूं कि आज और इस वक्त से मेरा इसके साथ कोई संपर्क नहीं रहेगा। हम सबके लिए ये मर गई है। मां और सभी रिश्तेदार स्तब्ध से पिताजी को देखने लगे। लोकेश ने दीदी का हाथ पकड़कर टैक्सी की ओर खींचा पर वह हाथ झटक कर पिताजी की ओर दौड़ी। पिताजी ने खुद को कमरे के भीतर बंद कर लिया। विदाई में सबकी सूखी आंखों से सैलाब बह उठा। मामा मौसी, चाचा, ताऊ सब लोकेश से संध्या दीदी को ले जाने की गुहार लगाने लगे। मां भी किटकिटाती हुई, तू जा, इसी वक्त चली जा, मत आना इधर कभी, कह कहकर पछाड़ खाने लगी। वो डरा सहमा मेहमानों की चीड़ती नजरों से मां को बचाता हुआ भीतर ले गया। दीदी कब गई, मेहमान कब विदा हुए, कुछ पता नहीं चला। 1.5 साल बाद दीदी अपने 3 महीने के बच्चे को लेकर आई। घर की चौखट पर रखकर मां पिताजी से उसे और बच्चे को कलेजे से लगा लेने की मिन्नतें की, फिर भी उनका मन नहीं पसीजा। फिर दीदी कभी नहीं आई। इस दर्द को सीने में दबाए मां 3-4 सालों के भीतर ही चली गई। मां से मिलने दीदी आई तो पिताजी ने फिर दुत्कारा और मां के जाने की सारी भड़ास उस पर उतारी। पिताजी और मां की दशा देखकर उसे भी दीदी से नफरत होती चली गई। वह युवा हो गया। पिताजी बीमार रहने लगे। ऐसे में गाहे बगाहे दीदी मिलने आती तो वह बाहर से ही उन्हें खदेड़ देता। धीरे धीरे दीदी ने अपनी नियति स्वीकार कर ली थी। वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है और वक्त के साथ ही इस अवांछित प्रसंग की इबारतें धूमिल हुई। तकरीबन 15 साल बाद दीदी के ब्याह की कटु स्मृतियों को बिना खंगाले उसका आरती के साथ धूमधाम से विवाह हुआ। पिताजी के मन की टीस हल्की पड़ी। विवाह के 1.5-2 साल के भीतर पिताजी भी चले गए। जब इतनी टूटन किसी ने देखी हो तो भला दोषी को क्षमा कर देने वाला दिल वह कहाँ से लाए। आज आरती के लिए यह कहना आसान है कि जो बीत गया उसे बिसराकर आगे बढ़ो, पर क्या ये इतना सहज है? जब माँ पिताजी बेटी को क्षमा न कर पाए तो वह उन्हें क्षमा करके उनकी नजरों में क्यों गुनहगार बने? उसे याद आया, जब पिताजी नहीं रहे थे तब जब दीदी आई तो आरती उनके सामने ढाल सी खड़ी हो गई और बोली, पिताजी की कसम उनके साथ चली गई, आप एक बेटी का अधिकार नहीं छीन सकते। वह मौके की नजाकत देख चुप रहा। दीदी पिताजी के पैरों से लिपटकर माफी मांगती रही। जब पिताजी के अंतिम प्रयाण के समय वह आरती से बोला था, जब लौटूं तो ये इस घर में दिखनी नहीं चाहिए। कहा तो उसने आरती से था पर सुनाया दीदी को था। दीदी उस ये में अपने लिए घृणा देखकर कांप उठी थी। जब वह वापस लौटा तब आरती ने बताया, दीदी देर तक पापा के कमरे में बैठी रही, पागलों सी इस कमरे से उस कमरे में घूमती रही थी, पुरानी चीजों को छू छू कर देर तक देखती रही थी। कभी माँ की बक्सियां खोलती तो कभी पापा जी की अलमारी। ढूंढ लिया उन्होंने खुद को। कुछ हाथ लगा? क्या मिला देखकर उन्हें? उनसे जुड़ी कोई भी तो चीज इस घर में नहीं है। उनकी करतूत के चलते पापा ने उनसे जुड़ी एक एक चीज जला दी थी। शायद वह खुद को नहीं, माँ पिताजी के एहसास को महसूस करने के लिए छटपटा रही हों। माँ पिताजी ने उन्हें जरूरत से ज्यादा सजा दे दी है। अब तुम्हें उन्हें इस घर में और अपने मन में जगह देनी चाहिए। आरती ने ठंडे स्वर में उसे जवाब दिया तो वह चिल्ला उठा, नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। बावजूद इसके आरती ने सोशल साइट के माध्यम से दीदी से संपर्क जोड़ लिया और कई मौकों पर वह उसे मनाने का प्रयास कर चुकी है।
और आज रक्षाबंधन है तो भला ये मौका वह कैसे जाने देती। अच्छा उठो अब, देखो तुम्हारे लिए क्या लाई हूं। विचारों का प्रवाह आरती को सामने देखकर रुका, जो उसके लिए रंगीन कागज में लिपटा एक गिफ्ट लेकर खड़ी थी। अपने रूठे पति के हाथों में जबरन गिफ्ट थमाकर वह अपने कान पकड़कर माफी मांगने का स्वांग करने लगी तो उस पर ढेर सारा प्यार उमड़ आया। उसे सीने से लगाकर कहने लगा, राखी बांधने नहीं जाओगी क्या? नहीं, आज उत्तम और अभिजीत यहां आ रहे हैं। रक्षाबंधन यही मनाएंगे और तुम्हारा बर्थडे भी। वह बोली तो सूरज मुस्कुरा दिया। आरती के दोनों भाई आए तो घर में रौनक हो गई। राखी बंधवाकर उन्होंने सूरज से केक कटवाया और जोशो खरोश के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया। सब चले गए तो आरती ने कुछ फोटो सोशल साइट पर डाल दी। कमेंट्स की बारसी आ गई। सहसा आरती सूरज से चिरौरी सी करती हुई बोली, सुनो, तुम्हें कसम है गुस्सा मत होना। संध्या दीदी ने भी आज सुबह इंस्टाग्राम में कुछ पोस्ट किया है, एक बार उसे देख लो ना। अच्छा खासा दिन बीता है, क्यों उसे बिगाड़ रही हो? अपने बर्थडे में मेरी खुशी के लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते? आरती रूठकर मोबाइल वहीं छोड़कर चली गई तो नाराज होने के बावजूद सूरज ने जाने किस भावना के वशीभूत होकर उसके मोबाइल को उठा लिया और दीदी के साथ खुद की बचपन की संयुक्त फोटो देखकर चौंक गया। दीदी की गोद में नन्हा सा सूरज। यह फोटो शायद दीदी की गोद में खुद की मौजूदगी की वजह से बच गई होगी। दीदी ने लंबी पोस्ट लिखी थी जिसे न चाहते हुए भी वह पढ़ता चला गया। एक बार, दो बार और फिर बार बार उस पोस्ट को पढ़ता, मानो कोई सवाल हो जिसे हल करने के प्रयास में प्रश्न बार बार पढ़ रहा हो। तस्वीर के नीचे लिखा था, मेरे छोटे भाई को जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां। दीदी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में आगे लिखा था, उस दिन मां के पेट में दर्द हुआ, पिताजी उन्हें अस्पताल ले गए। जब वह वापस आए तो पड़ोस वाली आंटी ने हंसकर पूछा, क्या हुआ? पिताजी बोले, लड़का, और घर के भीतर चले गए। कितने बुद्धू हुआ करते थे हम, जो अंत तक नहीं भांप पाते थे कि घर में नन्हा मेहमान आने वाला है। 11 साल की उम्र में मां की गर्भावस्था को न पहचानना मुश्किल था, या वाकई हम आज की तुलना में डम्ब हुआ करते थे। सूरज की आंखों में जाने कहां से बदली सी छा गई। वह पढ़ रहा था। पड़ोस वाली आंटी ने मुझसे जब पूछा कि अपने छोटे भाई से मिलोगी तो भेंट में क्या दोगी, तो मेरी चिंता बढ़ गई। मां के ऊन वाले झोले से थोड़ी ऊन ले आई, आंटी जी से फंदे डलवाए और भाई के लिए स्वेटर बुनना आरंभ किया। सिर्फ सीधा उलटा बुनना आता था, न घटाना आता था न बढ़ाना। फिर भी जुनून था कि स्वेटर बुनना है। पड़ोस वाली आंटी की मदद से हाफ स्वेटर तैयार करके ही अस्पताल गई। मेरा नन्हा मुन्ना भाई मां के आंचल तले मजे से सो रहा था। मां ने मेरे हाथ में हाफ स्वेटर देखा तो हैरान हो गई। इत्तेफाक से उस दिन बारिश हुई थी, इस वजह से मौसम में ठंडक थी। मां स्वेटर पहनाते समय भावुक हो गई थी। वो नन्हा स्वेटर मैंने बुना है, इस बात का उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। मुझे भी कहाँ विश्वास हुआ कि मैंने बुना है। उस स्वेटर को देखकर खुद पर हंसी आती है। माँ, बुआ और मौसी भी मेरा बुना स्वेटर देखकर खूब हंसती थीं। सच तो ये था कि जो मैंने बुना वह स्वेटर तो कतई नहीं था, वो तो रिश्ता था जिसे रातों रात बुन गई थी मैं। आज मैं भी ये किस्सा साझा करते हुए माँ की तरह भावुक हो रही हूँ और ईश्वर से दुआ मांगती हूँ कि तू जहां भी रहे खुश रहे, सेहतमंद रहे। उधर यादें बरस रही थीं और इधर सूरज की आंखें। जब रुलाई सिसकियों में बदल गई तो आरती, जो शायद दरवाजे के पीछे से उसके हाव भाव का जायजा ले रही थी, वह दौड़ी चली आई। उसकी हालत देखकर वह भी रो पड़ी और बोली, बड़ा शुभ दिन है आज। भाई बहन के रिश्ते को दोबारा जन्म लेने दो। ये फोटो और ये स्वेटर दीदी मुझसे पूछकर ले गई थीं। कब? सूरज ने आश्चर्य से पूछा। जिस दिन पापा नहीं रहे थे। सूरज अपनी भावुकता पर काबू पा चुका था। आरती ने मोबाइल उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ये लो, फोन करो दीदी को, कह दो हम आ रहे हैं। वह अभी भी हिचक से भरा शून्य में ताक रहा था। लो ना, एक बार बात करके तो देखो, मुझसे नहीं होगा। सूरज ने कहा तो आरती के चेहरे पर जली आशा की किरण बुझ गई। सीधे जाएंगे। रास्ते में रसमलाई ले लेना, दीदी को बहुत पसंद है। बाकी तो किसी की पसंद नापसंद का पता नहीं। आरती से आंखें चुराते हुए सूरज सहसा बोला, तो वह सूरज को लव यू कहते हुए उससे लिपट गई और यह सोचकर खुद को तैयार करने लगी कि जब टूटी कड़ियां जुड़ेगी, मन में जमा बहुत कुछ पिघलेगा। ठंडे पड़े रिश्तों में ज्वार भांटे आएंगे, तब उसे ही सबको संभालना होगा।
पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।